आज की जो शीट है इसका टाइटल है द ओल्ड कॉलेज ट्राई। भाई देखो इस टाइटल का क्या मीनिंग होता है। द ओल्ड कॉलेज ट्राई इसका मतलब होता है टू ट्राई फॉर समथिंग वेरी हार्ड। किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड या बहुत कड़ी मेहनत करना, इसका मीनिंग होता है टू ट्राई फॉर समथिंग वेरी हार्ड। भाई किसी चीज़ के लिए या किसी किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इस इडियम का वही मीनिंग होता है। मैंने इसे याद कैसे किया? मैंने इसे याद किया द ओल्ड कॉलेज ट्राई। इसके अंदर मुझे दिखा बच्चों ओल्ड, इसके अंदर मुझे दिखा ओल्ड। मैंने इसे रिलेट किया कि भाई जो कॉलेज जितना ओल्ड होगा उसमें एडमिशन लेना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, यानी उसके लिए इतना ही हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने लिंक किया था। चलो आगे देखते हैं शीट में। आज की शीट में कुछ स्टोरी है और इन स्टोरीज़ को आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करेंगे। भाई ये स्टोरीज़ इसलिए डाली गई ताकि हम इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कर सके। अगर मैं इनकी बजाय कोई आर्टिकल डाल देता डिफ़िकल्ट सा तो आप उसे पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते। इसीलिए इन स्टोरी के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। एक बार ही देखते हैं स्टोरी क्या कहती है। देखो स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। भाई क्या कहते हैं ये। वन आफ्टरनून ए फॉक्स वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्पॉटेड ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ओवर ए लॉफ्टी ब्रांच। भाई एक दोपहर की बात है, एक जो लोमड़ी थी वो जंगल से जा रही थी और उसने स्पॉट किया क्या, बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ओवर ए लॉफ्टी ब्रांच। भाई लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? लॉफ्टी का मतलब होता है बच्चों समथिंग वेरी गुड इन क्वालिटी। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गुड हो क्वालिटी में, या कोई चीज़ सुपीरियर हो, समथिंग वेरी गुड इन क्वालिटी। भाई या फिर मैं कह सकता हूँ समथिंग वेरी गुड इन क्वालिटी के साथ ही समथिंग एलिवेटेड इन क्वालिटी। एलिवेटेड क्या होता है? एलिवेटेड क्या होता है? देखो लिफ्ट वगैरह में जाते हो, जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ लिफ्ट होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लिफ्ट होती है, वहाँ पर एलिवेटर होता है। एलिवेटर का मतलब ही क्या होता है कि वो आपको चीज़ ऊपर लेकर जा रही है। तो एलिवेटर से ये वर्ब निकल कर आई एलिवेट, यानी एलिवेटेड का मतलब होता है समथिंग गुड या सुपीरियर इन क्वालिटी। भैया तो वो चीज़ गुड है या वो सुपीरियर है। तो लॉफ्टी ब्रांच का मतलब है कि बहुत अच्छी ब्रांच थी जहाँ पे उसने अंगूरों का गुच्छा लटकते हुए देखा। अब लोमड़ी कहती है, देखो दो कोमा के बीच में एज इट इज़ उसकी इन्फॉर्मेशन उठाई है ऑथर ने, उसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ उठाई है। जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थ्रिस्ट। भाई ये वही चीज़ है डायरेक्टली जिससे मेरी थ्रस्ट यानी मेरी प्यास बुझ जाए। देखो इसके अंदर कुछ वर्ड्स मिले। एक वर्ड इसके अंदर मिला क्वेंच। देखो क्वेंच का क्या मतलब होता है? भाई क्वेंच का मतलब होता है टू सेटिस्फाई समवन। भाई किसी को सेटिस्फाई कर देना, उस चीज़ में ये, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है टू सेटिस्फाई समवन। भाई अब आप किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो, यानी आप उससे उसकी प्यास बुझा रहे हो या आप उसकी पीड़ा या दर्द को भी कम कर रहे हो, इस सेंस में भी यूज़ हो जाता है। अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? भाई ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? माई थ्रस्ट। भाई ये मेरी प्यास बुझा देंगे। इसी क्वेंच से बच्चों मुझे एक फ्रेजल वर्ब याद आ गई जिसका मीनिंग सेम टू सेम होता है बुझाना। उसका मीनिंग होता है पुट आउट। इसका क्या मीनिंग होता है भाई? पुट आउट। पुट आउट का मतलब भी होता है बुझाना। ये आपको कई बार एग्जाम में सुनने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा। पुट आउट दी फायर। भाई पुट आउट का मतलब था बुझाना और ये कह रहा है कि किसे बुझा दो? आग को बुझा दो। पुट आउट दी फायर। उसी तरह से ये क्या कह रहा है भाई? क्वेंच किस चीज़ को बुझा देंगी? मेरी थ्रस्ट को बुझा देंगी। आगे देखो ही थॉट। भाई ये लोमड़ी के लिए ही लगा रहा है। एनिमल है, हिसाब से तो इसे इट लगाना चाहिए, लेकिन जब ऑथर इसे पर्सोनीफाई कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसे लगाने दो। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स बैक द फॉक्स जंप्ड एंड जस्ट मिस्ड द हैंगिंग ग्रेप्स। अब कहते हैं भाई थोड़े से कदम पीछे लेते हुए उस फॉक्स ने जंप लगाई और जस्ट मिस कर दिया किस चीज़ को? हैंगिंग ग्रेप्स को मिस कर दिया भाई। अगेन द फॉक्स टुक ए फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राइड टू रीच दैम बट स्टिल फेल्ड। अब क्या कहते हैं, फॉक्स ने दोबारा कोशिश की। ए फ्यू पेसिस बैक, भाई थोड़े स्टेप्स फिर बैक लिए और दोबारा कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन अब की बार भी मिस कर दिया। फाइनली गिविंग अप द फॉक्स टर्न अप हिज नोज एंड सेड दे आर प्रोबेबली सोर एनीवे एंड प्रोसीडेड टू वॉक अवे। भाई फाइनली क्या हुआ? गिव अप होता है सरेंडर कर देना, हार मान ली उसने, गिव अप किया उसने। और फॉक्स ने क्या कहा? टर्न अप हिज नोज। भाई उसने अपनी नाक चढ़ाई और कहा कि ये जो अंगूर है ये पक्का ही पक्का खट्टे हैं और मुझे इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल क्या है स्टोरी का जी? मोरल है इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज वट यू कांट है। भाई डिस्पाइज का मतलब होता है टू हेट। किसी चीज़ से हेट करना या किसी को भला बुरा कहना, यानी एक नेगेटिव वर्ड है। किसी को
क्रिटिसाइज़ करना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भाई कि जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसकी आलोचना या उसकी बुराई करना आसान होता है। इसी डिस्पाइस से मुझे एक और सिनोनिम याद आ गया, क्रिटिसाइज़ का सिनोनिम भी वो यूज़ होता है, वो होता है भाई डैनी ग्रेट। डैनी ग्रेट को कैसे याद रखा था भाई? पुरानी फिल्मों में एक डैनी नाम का विलन था, और अगर उसे कोई ग्रेट कहेगा तो हम तो उसकी आलोचना करेंगे क्योंकि वो विलन था। ये थी स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। एक बारी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं कि ये क्या कहती है स्टोरी। देखो, वन आफ्टरनून, वन आपको क्या दिखा बच्चों? वन आपको एडजेक्टिव दिखा। आफ्टरनून आपको क्या दिखा? आफ्टरनून आपको एक नाउन दिखा, क्योंकि भाई एडजेक्टिव के बाद तो कोई ना कोई नाउन आना चाहिए था। वन आफ्टरनून। अब ये पूरा वन आफ्टरनून मिल के मेरा किस चीज़ का काम कर रहे थे? ये मेरे वैन का काम कर रहे थे। मैं पूछता हूँ आपसे, वैन, आप कहोगे वन आफ्टरनून, यानी ये वैन का काम कर रहे थे बच्चों। तो ये किस चीज़ का काम कर रहे थे? वैन का जो भी आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। और एक चीज़ और सीख लो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम थे, क्योंकि व्हेन का आंसर था भाई कब, एक समय का ही तो पता लग रहा है, एक आफ्टरनून, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम था। ए क्या था? ए आर्टिकल था। फोक्स क्या था भाई? नाउन था। वॉज क्या था? वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। वॉकिंग क्या थी? वॉकिंग मेरी V1+ing थी। वॉज वॉकिंग, इतना देख के ही मुझे पता लग गया वॉज वॉकिंग का मतलब था भाई यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हो रहा था। कौन सा टेंस यूज़ हो रहा था यहाँ पर? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हो रहा था। वॉज वॉकिंग थ्रू दी फॉरेस्ट। थ्रू क्या था बच्चों? थ्रू क्या था? थ्रू एक प्रेपोजिशन थी, और हमने पढ़ा है, सीखा है, प्रेपोजिशन के बाद कोई ना नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ फॉरेस्ट एक नाउन था। कैसे पता लगा भाई नाउन था? क्योंकि इसके सामने आर्टिकल दा था। और एक चीज़ और सीखो, थ्रू दी फॉरेस्ट, क्या मेरा थ्रू दी फॉरेस्ट वेयर का आंसर दे रहा था? मैं आपसे पूछता हूँ भाई, वो फॉक्स जो थी वो कहाँ से जा रही थी? तो वो मेरा किस चीज़ का आंसर दोगे? आप कहोगे थ्रू दी फॉरेस्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे वेयर का आंसर दोगे। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, जो फॉक्स थी वो कहाँ से जा रही थी? आप कहोगे सर थ्रू दी फॉरेस्ट, यानी आप मेरे वेयर का आंसर दे रहे थे। और जब भी वेयर का आंसर देते हैं बच्चों, तो वेयर का आंसर तो एडवर्ब होता है। यानी यहाँ से मैं आज एक बात और सीख गया कि प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर कई बार बच्चों, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट कई बार मिलकर वेयर का आंसर भी देते हैं, और वेयर का आंसर देते हैं तो वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। और भाई एडवर्ब में भी कौन सी वाली एडवर्ब का काम करते हैं? वो काम करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या रूल सिखाया मैंने? मैंने रूल सिखाया भाई, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, यानी उसका बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन मिलकर कई बार वेयर का आंसर दे देते हैं, और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह बच्चों काम कर देते हैं। यहाँ यही हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। एंड स्पॉटेड ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ओवर ए लॉफ्टी ब्रांच। एंड क्या था भाई? एंड एक कंजंक्शन थी, दो सेम चीज़ों को जोड़ रही थी। कैसे जोड़ रही थी भाई? देखो, फॉक्स वाज वॉकिंग, एक तो फॉक्स वॉक कर रही थी, और दूसरी फॉक्स ने ही तो स्पॉट किया। इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो फॉक्स ही था, यानी ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रही थी, इसीलिए कंजंक्शन थी। ए क्या था बच्चों? ए आर्टिकल था। बंच क्या था? एक नाउन था, क्योंकि आर्टिकल के बाद तो नाउन आना था। ऑफ क्या थी बच्चों? प्रेपोजिशन थी। और ग्रेप्स क्या थे? ग्रेप्स मेरे फिर से नाउन थे। और यहाँ एक बात और सीखने वाली मिल गई कि भाई जो अंगूरों का गुच्छा होता है उसे हम बंच कहते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हैंगिंग आया, एक वर्ड आया मेरे पास, हैंगिंग। हैंगिंग क्या था भाई? हैंगिंग V1+ing था। V1+ing था, और हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, किसका काम करती है? वर्ब का काम तो नहीं करती। या तो जीरंड था, या ये पार्टिसिपल होना चाहिए था। ये यहाँ पर बच्चों एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था। एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा था? देखो, ग्रेप्स की तो एक स्टेट बताई, कैसे थे वो ग्रेप्स? हैंगिंग पोजीशन में थे। ग्रेप्स की एक उसने स्टेट बताई, इसीलिए ये हैंगिंग या एडजेक्टिव का काम कर रहा था। इसके बाद देखो, दो प्रपोजिशन इकट्ठी नहीं आती, लेकिन हैंगिंग फ्रॉम आया। क्यों आया भाई? यहाँ पर फ्रॉम मेरी प्रपोजिशन थी ही नहीं, यहाँ तो प्रपोजिशन ओवर थी। हमने सीखा है प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी फ्रॉम के बाद तो कोई नाउन भी नहीं आया और कोई प्रोनाउन भी नहीं आया। इसका मतलब बच्चों ये फ्रॉम प्रपोजिशन थी ही नहीं, ये इस हैंगिंग के साथ फिक्स था। ठीक है। अब यहाँ प्रपोजिशन का काम कौन कर रहा था? यहाँ प्रपोजिशन का काम ओवर कर रहा था, क्योंकि ओवर के बाद बच्चों नाउन आया, ब्रांच ए आर्टिकल आ गया, और लॉफ्टी एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते अगली लाइन। जस्ट दैट थिंग टू क्वेंच माई
थ्रिस्ट, भाई जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थ्रिस्ट। देखो जस्ट यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा था, जस्ट यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा था। जस्ट यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा था, एडवर्ब का काम कर रहा था। द यहाँ पर आर्टिकल की तरह काम कर रहा था। थिंग यहाँ पर द आर्टिकल ही था, थिंग यहाँ पर नाउन था। टू क्वेंच बच्चों टू प्लस V1 थी और एक इन्फिनेटिव थी माई। देखो माई क्या था, माई एक पोजेसिव एडजेक्टिव था और पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए था। देखो यहाँ थ्रस्ट आया है, यानी मेरा एक रूल और वेरीफाई हो गया। ही थॉट, ही क्या था बच्चों, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था। यहाँ ये ऑथर ही इस फॉक्स के लिए यूज़ कर रहा है। और थॉट क्या था, थॉट मेरी वर्ब की फॉर्म थी V2, कोई इशू नहीं है, होने दो। और नेक्स्ट पर पढ़ते हैं एक बारी। टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स बैक द फॉक्स जंप। अब देखो फिर से मुझे दिखा टेकिंग, टेकिंग क्या था बच्चों, टेकिंग एक V1 प्लस ING थी। और यहाँ पर भी टेकिंग किस चीज़ का काम कर रही थी, सॉरी यहाँ पर भी टेकिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा था। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा था भाई, किसने लिए स्टेप्स बैक, फॉक्स ने लिए, यानी फॉक्स को ही क्वालिफाई कर रही थी और नाउन को क्वालिफाई कर रही थी। तो यहाँ किस चीज़ का काम कर रही थी भाई, एडजेक्टिव, यानी कह दूँ एडजेक्टिव का काम कर रही थी, या यूँ कह सकता हूँ बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही थी, कोई इशू नहीं है। आगे देखते, ए फ्यू स्टेप्स बैक, ए आर्टिकल था जी, फ्यू एडजेक्टिव था, स्टेप्स, देखो स्टेप्स यहाँ पर नाउन था। कैसे पता लगा नाउन था, इसके पीछे एस लगा था, इसका प्लूरल बन रहा था, यानी यहाँ नाउन था। बैक, बैक क्या था भाई, बैक मेरे वेयर का ही तो आंसर था। मैं कहता हूँ कहाँ पर फ्यू स्टेप लिए, फ्रंट में, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, कहाँ, आप कहोगे जी बैक में, यानी ये वेयर का आंसर था। और वेयर का आंसर था तो बच्चों ये एडवर्ब थी। और एडवर्ब में भी कैसी एडवर्ब थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस थी। आ जाओ आगे। दा फिर से मुझे एक आर्टिकल दिखा, फोक्स मुझे फिर से नाउन दिखा, जंप्ड मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी, एंड मुझे बच्चों कंजंक्शन दिखी, जस्ट, जस्ट मुझे फिर से मेरी एडवर्ब दिखी, मिस्ड, देखो यहाँ मिस्ड फिर V2 का काम कर गई। मैंने बताया था ना एंड कनेक्टर जोड़ता है, देखो इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, या भाई कह दूँ दो क्लोजेस को जोड़ दिया, फोक्स और वर्ब। यहाँ एक सब्जेक्ट था द फोक्स जंप एंड द फोक्स जस्ट मिस्ड, यानी इस मिस्ड का सब्जेक्ट भी फोक्सी थी। ठीक है, आगे आ जाओ। द हैंगिंग ग्रेप्स, द क्या था भाई, आर्टिकल था। हैंगिंग क्या था, हैंगिंग एक एडजेक्टिव था। और ग्रेप्स क्या था बच्चों, ग्रेप्स एक नाउन था। यहाँ से एक चीज़ और सीखने वाली मिली, देखो यहाँ ग्रेप्स हैंगिंग कह रहा है और यहाँ हैंगिंग ग्रेप्स कह रहा है। यहाँ भी हैंगिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा था बच्चों और यहाँ भी हैंगिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा था, लेकिन एक बारी नाउन से पहले आया है और एक बारी नाउन के बाद आया है। तो एक बात यहाँ से सीख लो कि जब भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो वो कोई ना कोई प्रपोजिशन साथ में लाता है, उसे जोड़ने के लिए आया। अगर मैं यहाँ लगा देता, देखो क्या बता रहा था मैं, हैंगिंग ग्रेप्स, हैंगिंग ग्रेप्स फ्रॉम, अगर मैं यहाँ लगा देता तो इस ग्रेप्स को इस फ्रॉम प्रपोजिशन से जोड़ देता, लेकिन मुझे इस हैंगिंग को इस फ्रॉम से जोड़ना था। यानी यहाँ से मैं एक बात सीख गया बच्चों, यहाँ से मैं एक बात सीख गया कि एडजेक्टिव जब भी कभी नाउन के बाद लगा दूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रपोजिशन आएगी, किसी ना किसी चीज़ से जोड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगेन द फॉक्स टूक ए फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राई टू रीच दैम बट स्टिल फेल्ड। अब यहाँ अगेन क्या था बच्चों, अगेन मेरे व्हेन का आंसर था। मैं पूछता हूँ आपसे व्हेन, आप कहोगे सर अगेन, यानी ये मेरे अगेन किसका था, व्हेन का आंसर था। ये एक एडवर्ब थी बच्चों, और एडवर्ब में भी ये कैसी एडवर्ब थी भाई, ये एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। ये एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। जैसे कहते नहीं है हम ट्वाइस थ्राइस कितनी बार, ये कह रहा है अगेन, यानी एक फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, कोई चीज़ एक सेकंड में कितनी बार होती है, यानी इसी तरह की चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये अगेन मतलब कौन सी बार, अगेन वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो यहाँ अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा था। आगे आ जाओ। द आर्टिकल था, फॉक्स नाउन था, टुक एक वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ए फिर से आर्टिकल था, फ्यू मेरा एडजेक्टिव था, पेसिस बच्चों फिर से नाउन था। कैसे पता लगा नाउन था, इसके पीछे एस लगा है, प्लूरल बन रहा है, जिसके पीछे एस लग के प्लूरल बन जाता है बच्चों, वो मेरा नाउन ही तो होता है। बैक क्या था, देखो बैक फिर से मेरी एडवर्ब थी, मेरे वेयर का आंसर थी। बैक क्या था भाई, एडवर्ब थी। एंड क्या था, एंड फिर से जोड़ रहा था। कैसे जोड़ रहा था भाई, इस टुक का सब्जेक्ट भी फॉक्स थी बच्चों, और इस ट्राइड का सब्जेक्ट भी फॉक्स थी। फॉक्स ने ही तो ट्राई किया, फॉक्स ट्राइड टू रीच, यानी इस फॉक्स की वर्ब ट्राइड थी, या इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरी फॉक्स थी। आगे आ जाओ, क्या कहता है, टू रीच, टू रीच क्या था बच्चों, फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब थी, यानी इन्फिनेटिव थी। हमने सीखा है
भाई एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती, दूसरी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है, अगर दूसरी वर्ब आती है तो उसे नॉन फाइनाइट बनना पड़ता है। इस फॉक्स के लिए एक फाइनाइट वर्ब ट्राइड आ गई, अब दूसरी वर्ब आएगी बच्चों तो उसे क्या बनना होगा, उसे नॉन फाइनाइट बनना होगा। और यहाँ नॉन फाइनाइट कैसे बनाया, यहाँ नॉन फाइनाइट बनाया 2+V1 लगा के। आ जाओ आगे क्या कहता है, टू रीच देम। भाई देम, देखो यहाँ पर देम क्या था, यहाँ पर देम मेरा ऑब्जेक्ट था। किसका ऑब्जेक्ट था भाई, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट था। एक चीज़ कई बार कंफ्यूजन हो जाती है भाई, दे और देम ये दोनों, दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये दोनों बच्चों लिविंग के लिए भी यूज़ होते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ, कि मेरे जो क्लोथ्स हैं वो क्लीन नहीं है, दे आर नॉट क्लीन, यानी यूज़ हो गया। यानी भाई लिविंग नॉन लिविंग का दे और देम में कोई भी इशू नहीं रहता, दोनों ही सेंस में यूज़ हो जाते हैं। बट स्टिल फेल्ड, देखो बट स्टिल फेल्ड, फेल्ड क्या थी बच्चों, फेल्ड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। स्टिल क्या था, स्टिल यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रही थी। स्टिल यहाँ पर किसकी तरह काम कर रही थी बच्चों, एडवर्ब की तरह काम कर रही थी। और फेल कौन हुआ, एक बारी देखो फेल कौन हुआ बच्चों, फेल मेरी फोक्सी हुई। और जो बट था यहाँ पर बच्चों, बट यहाँ पर मेरा काम कर रहा था आपकी कंजंक्शन की तरह। मैंने एक बात सीखी थी क्लास में, हमने सीखी थी भाई, अगर 2 वर्ब होती है तो एक कनेक्टर चाहिए, 3 वर्ब होती है तो 2 कनेक्टर चाहिए, 4 वर्ब होती है तो 3 कनेक्टर चाहिए। यानी अगर वी वर्ब हो बच्चों, अगर वी वर्ब हो तो V-1 कनेक्टर चाहिए। अब एक बारी इस सेंटेंस में वर्ब गिनते हैं। एक वर्ब आई टुक, एक वर्ब आई बच्चों ट्राइड, एक वर्ब आई बच्चों फेल्ड। तो अब मुझे बताओ कनेक्टर कितने आए, कनेक्टर 3 वर्ब आ गई तो 2 कनेक्टर होने चाहिए थे। एक बारी देखते 2 कनेक्टर है भी क्या नहीं। देखो एक कनेक्टर था एंड और एक कनेक्टर था बट, यानी मेरा एक रूल और फॉलो हो गया। अब कहते हैं फाइनली गिविंग अप। भाई फाइनली क्या था, फिर से व्हेन का आंसर था, कब गिव अप किया उसने, फाइनली। तो ये फाइनली भी मेरा व्हेन का आंसर था, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। गिविंग अप, गिविंग अप क्या होता है भाई, उसने हार मानते हुए, गिविंग अप का मतलब ही होता है सरेंडर कर देना, अपनी हार को स्वीकार कर लेना। देखो तो गिविंग अप यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा था बच्चों, गिविंग अप यहाँ पर पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा था, कोई इशू नहीं है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। द फॉक्स टर्न अप, द आर्टिकल फॉक्स फिर से नाउन, टर्न अप बच्चों, टर्न अप एक वर्ब थी या फ्रेजल वर्ब कह लेता हूँ, हम कहते नहीं है नाक चढ़ा ली, तो उसने वैसे ही अपनी नाक चढ़ा ली। हिज क्या था, हिज यहाँ पर बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव था, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, तो यहाँ पर एक नाउन आया नोस, कोई इशू नहीं है। आगे आ जाओ, एंड फिर से जोड़ रहा था, किसको जोड़ रहा था भाई, फॉक्स ने ही तो टर्न अप किया था, फॉक्स ने ही तो नाक चढ़ाई, और फॉक्स ही कहती है। तो ये एक वर्ब को या 2 सेंटेंसेस या कह सकता हूँ एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ रहा था, कोई इशू नहीं है, जोड़ने दो इसे। सेड दे आर प्रोबेबली सोर एनीवे, देखो 2 कोमा के बीच में एज इट इज़ उसकी लैंग्वेज उठा ली फॉक्स की, दे आर ये शॉर्ट फॉर्म थी, किसकी फॉर्म थी बच्चों, दे आर। दे किसके लिए यूज़ हुआ, दे इस ग्रेप्स के लिए यूज़ हुआ। आर यहाँ पर मेन वर्ब थी। प्रोबेबली क्या होता है भाई, संभावना, प्रोबेबिलिटी मैथ्स में ही पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है संभावना है, यानी ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम करी क्योंकि एल वाई था। और यहाँ मुझे दिखा सोर, बच्चों सोर क्या होता है, सोर मेरा एडजेक्टिव होता है, सोर मेरा एडजेक्टिव होता है कि भाई ग्रेप सोर थे, एनीवे फिर से एडवर्ब की तरह काम कर गई। तो अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रामर का एक और रूल रिवाइज हुआ, क्लासेस में सीखा था भाई, इज द मार वॉज वर, जब भी कभी मेन वर्ब बन जाएं तो ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो एक बारी देखो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, हाँ बच्चों यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आया, ये कहता है दे आर सोर। तो जो दे थे वही सोर थे क्या, हाँ भाई जो अंगूर थे वही खट्टे थे, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बन सकता है भाई, नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, और एडजेक्टिव भी बन सकता है। आ जाओ, एंड प्रोसीड टू वॉक, अब किसने प्रोसीड किया, किसने आगे बढ़ना शुरू किया, फॉक्स ने बढ़ना शुरू किया। एंड प्रोसीड टू वॉक अवे, ये टू वॉक क्या था बच्चों, 2+V1 थी, इन्फिनेटिव का काम कर रही थी। अभी सीख के हटे हैं, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितनी फाइनाइट वर्ब आई फॉक्स के लिए, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, इस फॉक्स के लिए एक प्रोसीडिड फाइनाइट वर्ब आई, तो दूसरी वर्ब जो आई उसे कैसे बनना पड़ा, नॉन फाइनाइट बनना पड़ा। और अवे, अवे मेरा किस चीज़ का आंसर था बच्चों, अवे मेरे वेयर का आंसर था, यानी अवे क्या थी, अवे मेरी
एक एडवर्ब थी, और एडवर्ब में भी क्या थी बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस थी कि भाई कहाँ गए, दूर चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, भाई स्टोरी क्या कहती है, स्टोरी कहती है इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज बट यू कांट हैव। उस चीज़ की आलोचना करना बहुत आसान है जो आपके पास नहीं है। यहाँ पर इट इज़ ईजी हमने इट की एक शीट में किया था कि ये शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ ईजी, देखो क्या इट ही ईजी है क्या, हाँ इट ही ईजी है, तो ईजी ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ईजी यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इस बच्चों क्या है, इज यहाँ पर मेरी मेन वर्ब है। आगे आ जाओ, इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज टू, टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव का काम कर गई। वट यू कांट हैव, जो भाई जो भी चीज़ आपके पास में नहीं है उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान है। वट यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा था क्योंकि जोड़ रहा था। यू मेरा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, और कांट क्या था, ये भी बच्चों एक मोडाल था, और इसके साथ में नोट लगा के इसने कैसी फॉर्म बनाई थी, इसने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना रखी थी। हैव, हैज़ हैव, सॉरी मोडाल के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म, तो यहाँ हैव लगा रहा था। इस तरह से मैंने इस स्टोरी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवा दी। एक बार इन नीचे कुछ दिए हुए वर्ड्स को देखते हैं। देखो आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होता है, आफ्टरनून एक नाउन होता है, आफ्टरनून एक नाउन होता है बच्चों। इसी तरह कुछ और भी नाउन होते हैं, देखो आफ्टरनून भी नाउन होता है, इवनिंग भी नाउन होता है, मॉर्निंग भी नाउन होता है। लेकिन जब इनके सामने कोई प्रपोजिशन लगा दूं, इन आफ्टरनून, कब मिलेगा भाई, इन आफ्टरनून। इन मॉर्निंग, भाई कब मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा। तो अब ये मेरे व्हेन का आंसर बन गए, यानी प्रेपोजिशन, यानी बच्चों प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर कई बार किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं, कोई इशू नहीं है। इन मॉर्निंग मैं आपसे पूछता हूँ वो मुझे कब मिलेगा, आप क्या कहोगे, सर इन मॉर्निंग, यानी आपने मेरे व्हेन का आंसर दिया, मैं आपसे कहता हूँ व्हेन विल ही मीट मी, आप कहोगे इन मॉर्निंग, सुबह सुबह मिल जाएगा आपसे। तो ये व्हेन का आंसर था, व्हेन का आंसर था, तो एडवर्ब थी। आफ्टरनून नाउन है लेकिन प्रपोजिशन लगा के ये एडवर्ब की तरह काम करता है, कोई इशू नहीं है। आफ्टरनून्स, देखो आफ्टरनून्स भी बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इन आफ्टरनून रिपीटेडली, भाई कई सारी दोपहर या दोपहर में बार बार वो चीज़, इसका मतलब होता है इन आफ्टरनून रिपीटेडली। ये इसकी बेसिकली प्लूरल फॉर्म थी, कोई इशू नहीं था। आफ्टरवर्ड्स, देखो आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों बाद में, ठीक है, और ये भी एडवर्ब की तरह काम कर जाता है। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, और ये भी एडवर्ब की तरह काम कर जाता है। आ जाओ इसके बाद आफ्टर मैथ, देखो आफ्टर मैथ क्या होता है बच्चों, आफ्टर मैथ होता है किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। द टाइम आफ्टर ए सम अनप्लीजेंट इवेंट, द टाइम आफ्टर सम अनप्लीजेंट इवेंट या सिचुएशन, आफ्टर सम अनप्लीजेंट इवेंट या फिर सिचुएशन। भाई जैसे अभी वो कुछ हुआ है ना उत्तराखंड वगैरह में, जैसे बाढ़ वगैरह आई थी, अभी भी कुछ चल रहा है, मुझे बेसिकली याद नहीं है, तो वो एक अप्रिय घटना है, उसके बाद का जो भी समय है उसे कहते हैं आफ्टर मैथ। याद मैंने कैसे किया था भाई, याद ऐसे किया था कि मुझे तो मैथ समझ में आया नहीं, तो आफ्टर मैथ, जब भी मैथ की क्लास होती थी उसके बाद सारा आफ्टर मैथ ही हो जाता था, सारा अप्रिय समय हो जाता था। अब आ जाओ भाई अगेन, अगेन को कैसे याद रखा, अगेन क्या था बच्चों, अगेन आपकी एडवर्ब थी। एडवर्ब में भी कैसी एडवर्ब थी भाई, फ्रीक्वेंसी ही तो थी। मैं आपसे पूछता हूँ व्हेन, आप कहोगे अगेन, यानी दोबारा अगेन। अच्छा, एक और चीज़ यूज़ होती है इसी अगेन के साथ, कई बार बोला जाता है, आपने सुना होगा अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, रिपीटेडली, टू डू समथिंग रिपीटेडली, भाई किसी चीज़ को बार बार करना, उस सेंस में यूज़ होता है बच्चों क्या, अगेन एंड अगेन, टू डू समथिंग रिपीटेडली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अगेंस्ट, भाई अगेंस्ट जो होती है एक प्रिपोजिशन होती है, हमने बहुत बार किया है। इसका कोई सेंटेंस है, एग्जांपल देख लो। मैं आपसे कह सकता हूँ दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, भाई वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार ही देखते हैं। भाई ये सेंटेंस कहता है ही ब्रोक माई डैश सो आई डैश हिज फेस। देखो भाई इसमें फील करना था, बेसिकली मुझे ये वर्ड्स कुछ आपको बताने थे। देखो क्लॉक होता है ना, जो हमारी घड़ी होती है उसको क्लॉक कहते हैं, और क्लॉक भी भाई कई तरह की होती है। एक तो वो छोटी वाली घड़ी होती है,
एक तो छोटी वाली घड़ी होती है और बेसिकली जो दीवार घड़ी होती है उसको भी क्लॉक कहते हैं। यानी जब ये क्लॉक नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेज़र टाइम, भाई जिससे टाइम बताया जा सके, या यूज टू मेज़र या यूज टू डिनोट टाइम। लेकिन जब बच्चों, एक तो ये भी वही क्लॉक है और ये वॉच होती है व्रिस्ट वॉच। ज़्यादातर जो हम कहते हैं व्रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच वगैरह हमारे हाथ में जो होती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है तो दोनों ही घड़ी, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये क्लॉक वर्ब की तरह काम करती है बच्चों तो इसका मतलब होता है टू हिट हार्ड समवन या समथिंग, भाई किसी व्यक्ति को जोर से मारना या किसी चीज़ को जोर से मारना, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ क्या आना था, ही ब्रोक माई डैश, उसने मेरी क्या तोड़ दी होगी, भाई उसने मेरी घड़ी तोड़ दी होगी। क्लॉक कोई इशू नहीं है, ये वाली क्लॉक भी तोड़ सकते हैं और ये वाली भी, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ओके लग सकते थे। तो अब उसने मेरी घड़ी तोड़ दी तो मैंने उसका क्या किया, मैंने उसके मुंह पर जोर से मारा, और पास्ट की बात कर रहा है इसीलिए यहाँ लगा रहा है क्लॉक्ड। ये क्या थी बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। कोई इशू नहीं है, जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब है घड़ी, वर्ब की तरह काम करता है तो किसी को हिट करना, और ये जब वर्ब की तरह काम करता है तो ये क्लॉक इसकी V1 है और ये क्लॉक इसकी V2 है। वॉच से आप मिल ही लिए, वॉच तो जो आपकी व्रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच होती है उससे मिल चुके हो। अब बारी आई इन दो वर्ड्स की, भाई ये भी एक वर्ब होती है, ये वर्ब की V1 है और ये उस वर्ब की V2 कह सकता हूँ या वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकता हूँ। इस क्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, चोरी छिपे कोई चीज़ रखना या कोई प्लान रखना। ठीक है, इस क्लॉक का मतलब होता है टू कंसील समथिंग, भाई किसी चीज़ को या किसी बात को, किसी राज को छुपाना, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। कोई इशू नहीं, एग्जाम में कई बार आ जाता है इसलिए मैंने बता दिया। अब ना क्लॉक के साथ कुछ इडियम्स है जिसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो एक बार उन्हें सीख लेते हैं। देखो इडियम कहती है अगेंस्ट दी क्लॉक, अगेंस्ट दी क्लॉक, भाई क्लॉक कैसे काम करती है, क्लॉक क्या बताती है, क्लॉक बताती है टाइम, और हमने सीखा टाइम तो बहुत तेज़ तेज़ चलता है। तो अगेंस्ट दी क्लॉक का मतलब है यानी ये बंदा घड़ी से भी तेज़ चलता है। तो ये बंदा कैसे चलता है बच्चों, कैसे काम करता है ये, एज फास्ट एज पॉसिबल, या फिर कह दूं बच्चों सून, भाई एज फास्ट एज पॉसिबल या एज सून एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी ये काम करता है उस चीज़ में। उस सेंस में क्या यूज़ होती है, ये ईडियम यूज़ होती है अगेंस्ट दी क्लॉक। इसके साथ का एक वर्ड हमने और भी किया था किसी वो कैब के सेशन में, इसी तरह का एक वर्ड था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ बच्चों, हैसन। इस ये एक हैसन हमने किया था, इसकी हमने वर्ब भी बनाई थी, इसका हमने नाउन भी बनाया था और एडवर्ब भी बनाई थी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास आता है बच्चों, अराउंड एंड राउंड दी क्लॉक। देखो इन इडियम्स का मतलब ही एक होता है, इन इडियम्स का मतलब जो होता है, भाई नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है, नेक्स्ट इडियम है अराउंड राउंड दी क्लॉक। देखो इसका क्या मतलब होता है, अराउंड राउंड दी क्लॉक, इसका क्या मतलब होता है बच्चों। देखो राउंड दी क्लॉक, घड़ी राउंड दी क्लॉक, ये पूरी घड़ी होती है, ये सुई पूरी राउंड राउंड कब हो जाएगी बच्चों, 24 घंटे में हो जाएगी। यानी इस इडियम में कह रहा है राउंड या अराउंड, इसका मतलब होता है 24 आवर्स, भाई पूरे दिन। जैसे मैं बोल दूं ही वर्क्स राउंड अराउंड राउंड दी क्लॉक, भाई वो पूरे टाइम, वो 24 घंटे ही ऐसे काम करता है। इसका मतलब होता है बच्चों टू डू समथिंग कॉन्टीन्यूसली, किसी काम को, किसी चीज़ को लगातार करते जाना, टू डू समथिंग कॉन्टीन्यूसली, भाई लगातार आप उस चीज़ को या उस काम को करते जा रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है भाई किल दी क्लॉक, किल दी क्लॉक कह लो, ईट अप दी क्लॉक कह लो, या रन आउट ऑफ दी क्लॉक कह लो, रन आउट ऑफ दी क्लॉक कह लो। देखो ये बेसिकली स्पोर्ट्स की टर्म में यूज़ होती है ये इडियम, ये इडियम स्पोर्ट्स की टर्म में यूज़ होती है। कैसे होती है भाई, मैं एक बारी आपको बताता हूँ। मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है और हमारे विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और विराट कोहली इतनी देर से बैटिंग कर रहे हैं कि उन्होंने मैच का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर दिया और किसी को खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों जो और प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी घड़ी को देखते देखते तोड़ देंगे, क्योंकि भाई उनकी तो बारी ही नहीं आ पा रही, या अपनी घड़ी को ईट अप दी क्लॉक खा जाएंगे, या फिर रन आउट ऑफ दी क्लॉक कहेंगे भाई मेरी तो घड़ी ख़राब है, मेरा समय ख़राब है। तो इसका मतलब ही होता है बच्चों क्या, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम टाइम ऑफ ए स्पोर्ट, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम टाइम ऑफ ए स्पोर्ट या गेम, भाई किसी गेम में आप सारा समय इस्तेमाल कर गए, आपके ओपोनेंट को खेलने का मौका ही नहीं मिला। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इडियम जो मेरे पास आती है बच्चों, ये इडियम है
क्लॉक एंड डैगर। भाई इस क्लॉक से तो अभी पीछे मिल के ही आए हैं, इस क्लॉक से तो अभी पीछे मिल के आए हैं। और इस डैगर का मतलब होता है खंजर या फिर चाकू जो होता है। तो आपके पास क्लॉक मतलब आप उसे छुपा रहे हो, किसे छुपा रहे हो, डैगर को, यानी आप अपने खंजर को छुपा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप कोई चीज़ हिडन वे में करोगे। तो ये क्या कहता है, टू डू समथिंग इन ए हिडन वे। भाई कोई गुप्त तरीका है किसी चीज़ को करने का, या आपके पास कोई गुप्त प्लान है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है, टू डू समथिंग इन ए हिडन वे। आ जाओ इसके बाद लॉफ्टी। लॉफ्टी से तो हम मिल चुके हैं, एलिवेटेड से भी मिल चुके हैं। वर्ड को याद करने की बारी आई तो भाई मैंने लॉफ्टी को ये याद किया था सॉफ्टी से। सॉफ्टी आइसक्रीम आती है, मैंने रिलेट किया था कि जो मेरी सॉफ्टी थी वो लॉफ्टी है, यानी बिल्कुल एलिवेटेड है, करेक्टर में बिल्कुल सुपीरियर है। आगे गिव अप से तो मैंने बताया गया था, गिव अप का मतलब ही होता है भाई सरेंडर कर देना, अपनी हार को मान लेना, सरेंडर कर लेना, टर्न इन, या फिर सीडिड। भाई सीडिड को कैसे याद किया था, सीडिड को याद किया था, खुद ही कह रहा है सीधे सीधे दे दिया, उसने अपना हिस्सा सीधे सीधे दे दिया, कोई लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, यानी उसने क्या कर दिया बच्चों, सरेंडर कर दिया। पैक्ट, भाई पैक्ट होता है संबंध, सॉरी पैक्ट होती है संधि, एक तरह का एग्रीमेंट कि अब कोई फाइट वाइट नहीं करेंगे, दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, कई बार पंचायत वगैरह में उनका समझौता नहीं होता, उस चीज़ को पैक्ट ही बोलते हैं, इनके बीच में एक संधि हो गई। या फिर भैया एक वर्ड और होता है रेलिनक्विश, कफ अप भी यही होता है सरेंडर, और रेलिनक्विश का मतलब भी यही होता है सरेंडर कर देना। टर्न अप, देखो बच्चों टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू लूज पोजेशन, अपना अधिकार छोड़ देना। और टर्न अप का एक दूसरा मीनिंग होता है टू इंक्रीज और टू रेज, भाई आवाज़ बढ़ाना। जैसे सेंटेंस में कह भी रहा है प्लीज़ टर्न अप दी रेडियो वॉइस, प्लीज़ टर्न अप दी वॉइस ऑफ द रेडियो, भाई रेडियो की आवाज़ को बढ़ा दो। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई टर्न अप का मतलब होता है आवाज़ बढ़ाना, तो टर्न डाउन का मतलब होगा कम करना, लेकिन टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है डिक्लाइन या रिजेक्ट कर देना। भाई मैंने कैसे याद रखा था, मैंने ऐसे याद रखा था कि ये कोई आदमी था, अपना रिज्यूम लेके जॉब के लिए गया, इसके बॉस ने इसका रिज्यूम देखते टर्न उल्टा किया और डाउन नीचे फेंक दिया, यानी इसे रिजेक्ट कर दिया। तो टर्न डाउन का मतलब ही होता है टू डिक्लाइन या फिर टू रिजेक्ट कर देना। देखो यहाँ पर एक वर्ड दिखा नोज़, इस नोज़ का मतलब तो होता है जी नाक, इसी से रिलेट करके दो वर्ड और करने ज़रूरी थे, ये वर्ड थे बच्चों नूज़, ये वर्ड क्या थे नूज़। और दोनों ही तरीके से काम करता है भाई, वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। जब ये वर्ब या नाउन की तरह काम करता है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नाउन की तरह काम करने पर एक तरह का नेट, एक तरह का जाल जो आपको किसी चीज़ में उलझा लेगा, एक तरह का ये नेट है बच्चों, या एक तरह का जाल है जो आपको एंटेंगल किसी चीज़ में उलझा लेगा। एंटेंगल का मतलब भी होता है किसी चीज़ में उलझा लेना, और यह आपको होल्ड कर लेगा, किसी चीज़ में पकड़ लेगा। और इसका बच्चों कई बार एक और सेंस में भी यूज़ हो जाता है, नूज़ का मतलब हो जाता है बच्चों कई बार फांसी लगाना, क्योंकि वो फंदा भी एक तरह से उलझा लेता है बॉडी को, या फिर फांसी लगाना। और नूज़ जब नाउन की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग कई बार लग जाता है बच्चों फांसी, कई बार न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये सेंस दे जाता है। एक बारी नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं। अब इस स्टोरी का पूरा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं का करेंगे। देखो क्या कहता है, द लॉयन एंड द पुअर स्लेव। भाई यहाँ पुअर का सिर्फ एक मतलब गरीब ही नहीं होता, यहाँ पुअर का मतलब ये भी होता है कि बेचारा, कोई हेल्पलेस पर्सन है जिसकी कोई आस वास बची नहीं ज़िंदगी में, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। तो स्टोरी क्या कहती है, एक बारी फटाफट स्टोरी देख लेते हैं। ए स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट, देयर ही कम्स अक्रॉस ए लॉयन इन पेन बिकॉज ऑफ ए थॉर्न इन हिज पा। भाई एक स्लेव था, एक गुलाम था, इल ट्रीटेड, उसका मास्टर जो था उसे गलत तरीके से व्यवहार करता था, वो क्या करता है, रन अवे टू दी फॉरेस्ट, जंगल की तरफ भाग आता है। देयर ही कम्स, वहाँ पर उसे एक लोयन मिलता है दर्द के अंदर। क्यों वो लोयन दर्द में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ए थॉर्न इन हिज पा, भाई उसके पाँव में एक पंजे में एक कांटा फंसा होता है। देखो बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, साथ साथ इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम देख लेते हैं। अब ना वर्ब का सब्जेक्ट पहचानने की आदत डाल लो, इतनी सारी डेली डोज हो गई, अब हमें आदत हो जानी चाहिए। देखो इस रंस का सब्जेक्ट क्या था, कौन भाग गया बच्चों, स्लेव भाग गया, स्लेव भाग गया। और स्लेव कैसा था भाई, स्लेव एक सिंगुलर नाउन था। कैसे पता चला मुझे सिंगुलर नाउन था, भाई इसके पीछे एस लगा ही नहीं, अगर एस लगा होता तो प्लूरल था, या मैं यूं सोच लेता ए आर्टिकल लगा था, और ए आर्टिकल तो सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, यानी स्लेव एक सिंगुलर नाउन था, इसीलिए इसके लिए जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर आई। देखो इसके पीछे एस लगा है, और हमने सीखा है दो कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसे हटा देता तो भी सेंस कन्वे हो जाती। ए स्लेव रन्स अवे टू दी फॉरेस्ट। इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद आ जाओ
रन्स अवे, अवे से तो आप मिलकर ही आए हो, वेयर का आंसर है तो एक एडवर्ब है। टू दी फॉरेस्ट, कहाँ भाग गया, टू एक प्रपोजिशन है, द आर्टिकल और फॉरेस्ट एक नाउन है। देयर ही कम्स अक्रॉस ए लोयन, देयर ये किसका आंसर है जी, ये मेरे वेयर का आंसर है। वेयर का आंसर है तो ये किसकी तरह काम कर गया जी, ये एडवर्ब की तरह काम कर गया। देयर ही कम्स, ही कम्स, देखो ही कम्स अक्रॉस अ लोयन, भाई उसके सामने एक लोयन आ गया, उसका एक लोयन से सामना हो गया। ही कैसा है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसने वर्ब भी कैसी ली बच्चों, एक सिंगुलर वर्ब ली। अक्रॉस क्या है, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है। ए क्या है, ए एक आर्टिकल है, लोयन एक नाउन है, इन फिर से प्रेपोजिशन है। पेन, लोयन कैसी स्टेट में है जी, पेन में है। क्यों पेन में है, बिकॉज, बिकॉज ऑफ ए थॉर्न इन हिज पा, क्योंकि भाई उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ है। यहाँ पर बिकॉज प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा था। ऑफ ए थॉर्न, थॉर्न होता है भाई कांटा, और पा देखो इसकी राइम ही बन गई, पा यानी पंजा, उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ है। यहाँ ना एक फिलर ये नहीं आना था, ये टाइपिंग का एरर था। द स्लेव गोज फॉरवर्ड एंड डैश द स्लेव गोज फॉरवर्ड एंड रिमूव द थॉर्न जेंटली, भाई जो स्लेव था वो फॉरवर्ड गया, सामने गया और उस कांटे को आराम से निकाल दिया। द लोयन विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे, लोयन ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और लोयन चुपचाप अपना वहाँ से चल गया। अब मेरी बात सुनो भाई, यहाँ स्लेव सब्जेक्ट था, गोज वर्ब थी, स्लेव सिंगुलर था, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब आए। फॉरवर्ड यहाँ एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। एंड रिमूव्स, रिमूव्स किसने रिमूव किया बच्चों, स्लेव ने ही तो रिमूव किया, यानी स्लेव ने रिमूव किया बच्चों इसका काटा, तो इस रिमूव वर्ब का सब्जेक्ट स्लेव था, और एंड इन दोनों को जोड़ रहा था, इन दोनों क्लोजेस को जोड़ रहा था, कोई इशू नहीं था। और जेंटली, जेंटली भाई इसके पीछे एल वाई दिखा, एल वाई देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि भैया ये तो एडवर्ब थी, और एडवर्ब थी बच्चों, तो एडवर्ब किसके लिए यूज़ हुई, कैसे निकाला उसने, रिमूव्स, भाई रिमूव्स के लिए यूज़ हुई, इस वर्ब के लिए ये एडवर्ब यूज हुई थी, इसी को क्वालिफाई करी थी। कोई इशू नहीं है। द लोयन विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे, लोयन ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो दूर चला गया। द आर्टिकल था लोयन, हमारा फिर से एक नाउन था। विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे, अच्छा विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे, एक सेकंड, हाँ ठीक है। इस लोयन के लिए जो वर्ब आ रही थी वो गोज आ रही थी, और अवे मेरा फिर से वेयर का आंसर था बच्चों। वेयर का आंसर एडवर्ब की तरह काम करता है। सम डेज लेटर, देखो ये व्हेन का आंसर है, मैं कहता हूँ व्हेन, ये कहेगा सम डेज लेटर, यानी ये पूरा किसका काम कर गया जी, एडवर्ब का काम कर गया। द स्लेव्स मास्टर, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, किसका मास्टर आया, स्लेव का, यानी इस मास्टर पे पोजेशन स्लेव की थी, इसीलिए इसने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। कम्स अब आता है, सब्जेक्ट हमने देखा था भाई, अपोस्ट्रोफी एस के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है बच्चों, और पीछे वाला नाउन नाउन की तरह काम करता है या सब्जेक्ट बनता है, तो ये मास्टर यहाँ सब्जेक्ट बन गया और इसकी वर्ब आ गई बच्चों कम्स, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। कम्स हंटिंग टू दी फॉरेस्ट, कैसे आया भाई, हंटिंग करने के लिए आया फॉरेस्ट में, एक सेकंड। कम्स हंटिंग टू दी फॉरेस्ट एंड कैचेस, अब देखो किसने कैच किया बच्चों, इस मास्टर ने ही तो कैच किया, यानी ये एंड फिर से जोड़ रहा था, इस कैच वर्ब को इस कम से जोड़ रहा था, इसी ने तो कैच किया, और मैनी एनिमल्स को कैच किया एंड केजेस देम, और उन्हें पिंजरे में भी डाल दिया। एक बार यहाँ फिर से वर्ब्स गिनते हैं, देखो वर्ब गिनवाओ, एक वर्ब आई कम्स, एक वर्ब आई कैचेस, और एक वर्ब आई केजेस, तीन वर्ब आ गई बच्चों, तो कनेक्टर कितने होने चाहिए थे, हमने सीखा था अगर तीन वर्ब आ गई तो मेरे पास कम से कम क्या, मेरे पास दो कनेक्टर तो होने ही चाहिए। तो देख लो दो कनेक्टर है क्या इस सेंटेंस में, एक बारी देखते हैं दो कनेक्टर है क्या। द सम डेज द स्लेव मास्टर कम्स हंटिंग टू दी फॉरेस्ट, अच्छा एक कनेक्टर एंड ये रहा, एक कनेक्टर एंड ये रहा, यानी भाई तीन वर्ब है तो मैं दो कनेक्टर लगा रहा हूँ, मेरा सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। आगे आ जाओ। द स्लेव इज स्पॉटेड बाय द मास्टर्स मैन, अब स्लेव को किसने स्पॉट किया भाई, मास्टर के मैन ने किया। मुझे एक बात बताओ, क्या वो स्लेव इस वर्ब को कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था वो, बल्कि इसका रिसीवर था, और रिसीवर था इसीलिए पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लगाया, इसीलिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि मुझे पैसिव फॉर्मेशन बनानी थी। आगे आ जाओ। द स्लेव इज स्पॉटेड बाय द मास्टर्स मैन, भाई पैसिव फॉर्म है, किसने देखा, मास्टर के मैन ने देखा, देखो फिर से अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, कोई इशू नहीं है। हु कैच हिम, ये मैन देखो कैसा है, ये मैन प्लूरल है, ये मैन कैसा है बच्चों, ये मैन प्लूरल है, इसीलिए इसने हु के बाद पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी ली, प्लूरल ली। और कैच किसने किया बच्चों, इस मैन ने ही तो कैच किया। हिम किसके लिए यूज़ हुआ, हिम यूज़ हुआ इस स्लेव के लिए, यूँ सोचा करो।
एंड ब्रिंग हिम, ब्रिंग कौन लाया, ये मैं नहीं तो लाए, ये हिम फिर किसके लिए यूज़ हुआ, स्लेव के लिए यूज़ हुआ, कहाँ लाए, टू दी क्रूल मास्टर, ये मेरे वेयर का आंसर था भाई, कहाँ लाए, क्रूल मास्टर के सामने लाए, और ये वेयर का आंसर था, तो ये पूरा एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। एक बारी फिर से इस सेंटेंस में वर्ब गिनने की कोशिश करते हैं। देखो इज स्पॉटेड एक पूरी एक वर्ब मानूंगा मैं, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कैच, देखो कैच फिर से मुझे एक और वर्ब दिख गई बच्चों, और ब्रिंग, ब्रिंग मुझे फिर से एक वर्ब दिख गई, यानी इस सेंटेंस में मुझे 3 वर्ब दिखी। मुझे कितनी वर्ब दिखी बच्चों, 3 वर्ब दिखी, और 3 वर्ब दिखी तो कम से कम 2 कनेक्टर चाहिए। देख लो, एक हु है और एक एंड है, कोई इशू नहीं है, सेंटेंस ओके था। द मास्टर आस्क फॉर द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द लोयंस केज, भाई जो मास्टर ने कहा कि इस स्लेव को शेर के पिंजरे में डाल दो। अब एक बात बताओ, ये स्लेव इस पिंजरे में जाना चाहता था, नहीं चाहता था, यानी ये स्लेव ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि रिसीवर था। और हमने पढ़ा था जब भी सब्जेक्ट वर्ब का डूअर ना होकर रिसीवर हो तो उस केस में पैसिव फॉर्मेशन बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पैसिव वॉइस आई। देख लो, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ कैसी फॉर्मेशन बनाई बच्चों, इसने पैसिव फॉर्मेशन बनाई। कहाँ डाला, वेयर, इनटू दी लोयंस केज, ये मेरे किस चीज़ का आंसर था, ये मेरे वेयर का आंसर था, इनटू दी लोयंस केज। आगे आ जाओ। The slave is awaiting his death in the cage when he realizes that it is the सेम लोयन दैट ही हैड हेल्प, भाई जो स्लेव था ना, अवेटिंग, वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था उस पिंजरे के अंदर, तब उसने रियलाइज़ किया कि अरे भाई ये तो वही लोयन है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इस स्टोरी में आगे कुछ टाइपिंग का एरर हो गया। ये कह रहे द स्लेव रेस्क्यूड दी लोयन, भाई स्लेव कहाँ से लोयन को बचाएगा, स्लेव तो बेचारा खुद पिंजरे में। इसका कुछ ऐसे होना था कि भाई उसने, शेर ने उस बंदे को पहचान लिया, शेर ने उसे मारा नहीं। इन लोगों ने अपनी कहानी राजा को सुनाई और राजा ने उस बंदे को और सारे जानवरों को छोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल क्या कहता है स्टोरी का, वन शुड हेल्प अदर्स इन नीड, वी गेट द रिवार्ड्स ऑफ आवर हेल्पफुल एक्ट्स इन रिटर्न, भाई दूसरों की सहायता करो, जब भी हमको कोई, अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है। हमें पुरस्कार कौन देता है, भाई भगवान देता है। एक बार देखो, वन किस चीज़ का काम कर रहा था बच्चों, वन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। शुड किस चीज़ का काम कर रहा था, भाई शुड यहाँ पर काम कर रहा था मेरा मोडाल, मोडाल के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सॉरी मोडाल के बाद वी1 यानी हेल्प एक वर्ब आ गई, वी1 नेचुरल फॉर्म में आ गई। अदर्स, अदर्स एक नाउन की तरह काम कर रहा था, या ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। इन प्रेपोजिशन, नीड फिर से नाउन, वी फर्स्ट पर्सन था और ये क्या था बच्चों, स्पीकर था। गेट, गेट फिर से वी2 थी। द आर्टिकल था, रिवार्ड्स नाउन था, ऑफ प्रेपोजिशन थी, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव था। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हेल्पफुल भी एक एडजेक्टिव था, और इन दोनों एडजेक्टिव के लिए ये नाउन आया एक्ट्स। इन फिर से प्रेपोजिशन थी, और रिटर्न मेरा फिर से नाउन था। यानी यहाँ मैं एक और चीज़ सीख गया बच्चों, एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं। देख लो, एक ये आया और एक ये आया, यानी एक नाउन के लिए n नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ सकते हैं। इन रिटर्न, इन रिटर्न किस चीज़ का आंसर था, भाई व्हेन का ही तो आंसर था। कब मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा, इन रिटर्न में मिल जाएगा, इन रिटर्न, ठीक है। वाई, हाँ आगे चलते हैं। आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, भाई एक आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो ये सारे आंसर्स हम कर चुके हैं। देयर ही कम्स अक्रॉस ए लोयन इन पेन बिकॉज ऑफ ए थॉर्न इन हिज पा, देयर क्या था भाई, देयर आपको पता है एडवर्ब थी, कोई इशू नहीं है। ब्रेव, ब्रेव किसका काम कर रहा था बच्चों, ब्रेव एक एडजेक्टिव होता है, ब्रेव एक एडजेक्टिव होता है। ब्रेव पर्सन कह सकता हूँ, यानी ब्रेव के बाद कोई नाउन फिट हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है। और ब्रेवली बच्चों, ब्रेवली एक एडवर्ब है, ये एक मैनर दर्शाती है। मैं कह दूँ ही फॉट वेरी ब्रेवली, वो कैसे लड़ा, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, तो वहाँ पर वो फोर्ट को क्वालिफाई कर रही है और वो मेरी एडवर्ब है। अवे, अवे तो भाई फिर से वेयर का आंसर है, यानी एडवर्ब है। इस वर्ब केज का सब्जेक्ट कौन था, भाई मास्टर के आदमियों ने ही तो उसे केज में किया था, तो वो मैन थे। हु इज़ यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, भाई हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी पीछे स्टोरी में यूज़ हो ही रहा था जब ये कनेक्ट कर रहा था। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज़ होगा जब ये कोई क्वेश्चन बनाएगा, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, भाई इस गलती के लिए, इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब मैंने एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बनाई, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बनाई बच्चों, इसीलिए ये जो मेरा हु था ये किसका काम कर गया, ये मेरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर गया। आगे ना आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे और इनमें से ट्रू फॉल्स चूज़ करने थे, भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
देखो कुछ सेंटेंस देखने में एक से लग रहे थे, कुछ अलग अलग लग रहे थे। आ जाओ एक बार इन पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। भाई हु इज़ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था, क्योंकि ये बता रहा है कि जो हु है उसका इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जा सकता है। ये सेंटेंस कैसा था बच्चों? ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस था, कंफर्म कर रहा था बात को, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो हु है वो किसकी तरह काम कर गया भाई? हर वर्ड नाउन तो होता ही होता है, यहाँ पर ये हु मेरा नाउन की तरह काम कर गया। ये बता रहा है कि किसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जा सकता है जी, ये बता रहा। मैंने पूछा किसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करूँ, इसने कहा हु को, यानी ये एक नाउन की तरह काम करे। भाई हु का इस्तेमाल कर सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। आगे फिर बता रहा है, आगे बता रहा है हु इज़ यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। भाई हु को आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस था, कंफर्मेशन कर रहा था। और यहाँ भी बच्चों ये जो हु था ये एक नाउन की तरह काम कर रहा था। भाई हर वर्ड नाउन तो होता ही है, हर वर्ड नाउन है, क्योंकि हमने सीखा है नाउन क्या होता है। नाउन तो मेरे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और हर वर्ड किसी ना किसी चीज़ का नाम है, इसीलिए हर वर्ड अपने आप में नाउन होता है। तो यहाँ ये नाउन का काम कर गया, यहाँ ये नाउन का काम कर गया। अब देखो, अब ये पूछ रहा है हु इज़ यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके पीछे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और बच्चों जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई इंटेरोगेटिव वर्ड चाहिए या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन चाहिए। और भाई नॉन लिविंग के लिए हु का यूज़ नहीं होता, हु का यूज़ सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए होता है। नॉन लिविंग के लिए मैं यहाँ हु का यूज़ नहीं लगा सकता था बच्चों, इसीलिए ये सेंटेंस मेरा गलत था, ये सेंटेंस भी मेरा गलत था। इसकी बजाय मैं हु की बजाय क्या लगा सकता था? मैं विच लगा सकता था। मैं कह सकता था विच वर्ड कैन बी यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, या मैं इस सेंटेंस को ऐसे करेक्ट कर देता, विच प्रोनाउन, विच प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क वाले दोनों सेंटेंसेस थे ये गलत थे। क्यों गलत थे भाई? क्वेश्चन मार्क था तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन चाहिए थी, और जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की बात आती है तो भाई हु नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं होता, इसीलिए ये यूज़ गलत था। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है किसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह या रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ सवाल पूछ रहा है, और सवाल पूछ रहा है तो यहाँ कोई लिविंग थिंग को थोड़ी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाओगे, कोई नॉन लिविंग थिंग को बनाओगे। और नॉन लिविंग थिंग को बनाओगे तो यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से नहीं होनी थी बच्चों, विच कैन से लगा सकते थे आप। ठीक है, आगे आने वाले दोनों सेंटेंसेस देखने में एक जैसे लगे। एक बारी लास्ट सेंटेंस को पढ़ो। लास्ट सेंटेंस कहता है हु हैज़ डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पेंडेमिक। यहाँ हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। भाई अब लिविंग बीइंग के लिए तो यूज़ हो रहा है, किसी जीवित व्यक्ति, किसी संगठन ने ही तो उसे किसी जीवित व्यक्ति, किसी संगठन ने तो उसे पेंडेमिक की तरह घोषित किया है। पेंडेमिक होता है महामारी। भाई कोविड-19 को पेंडेमिक किसने घोषित किया? यहाँ एक सवाल पूछ रहा है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और इस सेंटेंस में इसका आंसर दे रहा है, कह रहा है जी WHO। देखो इसके सारे वर्ड्स कैपिटल थे ना, WHO जब कैपिटल होते हैं तो हमने सीखा है वो नाम होता है। और WHO क्या होता है बच्चों? WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है, सिक्स सेंटेंस में सवाल कर रहा है कि भाई किसने कोविड-19 को पेंडेमिक की तरह घोषित किया, और फिर इसमें इसका आंसर दे रहा है कि भैया WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक की तरह घोषित किया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट थे भाई? ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये दोनों मेरे गलत थे। कोई इशू नहीं है, आ जाओ, हमने सीख लिया क्यों गलत थे ये। थोड़ी सी भाई वो कैब है, वो कैब पर बात कर लेते हैं। सेशन तो बहुत लंबा हो गया, पर देख लेते एक बारी वो कैब को। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। जब कोई लार्ज बेडरूम नंबर ऑफ पीपल या स्कूल या हॉस्टल में कोई वो बनाए नहीं होते क्या कमरे वगैरह, उनको डॉर्मिटोरी कहते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल। भाई गिलहरी का जो घोंसला होता है टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विंग्स इन अ ट्री। घोंसला जो वो बनाती है अपना गिलहरी, और तिनकों से बनाती है, ट्विक्स बेसिकली तिनके होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई ड्रे। मैंने इसे कैसे याद रखा था भाई? मैंने तो इसका रट्टा लगाया था कि जो ड्रे होता है वो कभी भी ड्राई नहीं रहता। क्यों ड्राई नहीं रहता भाई? घोंसला तो पेड़ के ऊपर होता है, बारिश आती है भीग जाता है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो ड्रे होता है मेरा वो कभी भी ड्राई नहीं रहता।
आ जाओ एक बारी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड कहता है बच्चों ए रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस चीज़ को हम जिम्नेशियम कहते हैं। हम बोलते भी हैं भाई मैं जिम जा रहा हूँ, वो एक शॉर्ट फॉर्म ही तो है जिम्नेशियम की। ठीक है, आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेश्ड ग्रेन। भाई एक एक भंडार गृह होता है जहाँ पर ये ग्रेन वगैरह रखे जाते हैं, अनाज वगैरह रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेनरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। यहाँ सीखने वाली बात आई हाउस। हाउस जब नाउन की तरह काम करता है तो हम सबको पता है उसका मतलब होता है घर। ए प्लेस वेयर वी लिव जब नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है बच्चों ए प्लेस वेयर वी लिव। और जब ये हाउस वर्ब की तरह काम करता है बच्चों तो इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड प्लेस। भाई किसी को कोई जगह या कोई स्थान प्रोवाइड करवाना, टू प्रोवाइड प्लेस या टू प्रोवाइड ए प्लेस टू कीप समथिंग, कोई स्थान या जगह प्रोवाइड करवाना कुछ रखने के लिए। आ जाओ आगे। तो भाई जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट वगैरह खड़े करते हैं उनको हैंगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बार वर्ड पढ़ते हैं बॉक्स और केज टिपिकली विद ए वायर मैश फ्रंट फॉर कीपिंग रैबिट्स एंड अदर स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। भाई जो स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं ना, रैबिट्स वगैरह जिनको आप अपने घरों में पाल सकते हो, उन्हें किस तरह के उसमें रखा जाता है, हच में रखा जाता है। भाई जानवरों के आर पार एक बाड़ा सा नहीं बना देते डोमेस्टिक एनिमल, उसे हच कहते हैं। मैंने इसे कैसे याद किया भाई, मैंने इसे याद किया था हच मोबाइल कंपनी के पास एक डॉग था, मैंने उसे याद किया था कि भाई जो हच वालों का कुत्ता है वो हच में रहता है, ऐसे मैंने रिलेट किया था, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास निकल कर आया ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। जो भाई बीमार लोगों की केयर के लिए एक स्थान बनाया होता है किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में, उसे कहते हैं इन्फर्मरी। इन्फर्मरी भाई इसको कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड पिछले भी किसी उसमें आया था असाइलम। असाइलम भाई, असाइलम होता है पागल खाना जहाँ पागल लोग रहते हैं, और इन्फर्मरी होता है जहाँ बीमार व्यक्ति रहते हैं। असाइलम को मैंने कैसे याद रखा था भाई, मैंने तो इसे ऐसे याद कर लिया था कि कोई असलम नाम का लड़का है और वो पागल खाने में रहता है, इस तरीके से मैंने इसे याद किया था। आ गया ए स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग। भाई डॉग के लिए जो स्मॉल शेल्टर होता है उसे कहते हैं बच्चों कैनल। कैनल इसे याद कर लेना। लेयर वाइल्ड एनिमल के लिए जो जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, लेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया मिंट। मिंट होता है भाई जहाँ पर कॉइन्स मेडल या टोकन्स वगैरह बनते हैं, उन्हें हम मिंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास निकल कर आया बच्चों मिनेजरी। मिनेजरी देखो मिनेजरी क्या होता है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। इससे पहले सीखने से पहले एक और वर्ड सीखना पड़ेगा आपको, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है भाई किसी को कन्फाइन कर देना, किसी जगह पर रोक देना, टू कन्फाइन समवन। इसी की तरह एक और वर्ड मेरे पास निकल कर आता है बच्चों कैप्टिवेट। कैप्टिवेट ये भी एक वर्ब होती है, इसका मतलब भी होता है किसी को रोक देना, किसी जगह पर रोक के रखना। इसके साथ एक और वर्ड आता है बच्चों स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड क्या होता है भाई, स्पेल बाउंड होता है जब कोई मैजिशियन, कोई डांसर, कोई पोइट अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को चकित कर दे, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है भाई स्पेल बाउंड। भाई उन्होंने उस जादूगर, उस पोइट ने उन्हें लोगों को बांधे रखा एक जगह पर। कैसे बांधे रखा, रोक के रखा अपनी परफॉर्मेंस से, इतना लुभावनी उसकी प्रस्तुति थी, उस सेंस में वर्ड यूज़ होता है स्पेल बाउंड। और स्पेल बाउंड के साथ मैं एक और वर्ड भी रिलेट करके याद रखता हूँ, मैस्मेराइज। देखो मैस्मेराइज होता है भाई वश में होना। वश में होना, किसी के वश में होना, किसी के कंट्रोल में होना, आप उसी के कहे अनुसार चीज़ें कर रहे हो। इसको याद कैसे रखा था भाई, मैंने तो ऐसे याद रखा था हॉस्टल वोस्टल में मैस होता है, और मैस में ये बात राइज हुई कि भाई फलाना बंदा तो फलानी बंदी के वश में है, इस तरीके से मैंने याद किया था। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा मिनेजरी। भाई मिनेजरी वर्ड को मैंने कैसे याद रखा था, वाइल्ड एनिमल जहाँ पर रखते हैं वो वर्ड उसके लिए यूज़ होता है मिनेजरी। भाई एक गाना था जिसमें आदमी वो चिल्लाते हैं मीना आ गया तेरा दीवाना। अब भाई जो आदमी मीना के घर आके ऐसे चिल्लाएगा तो वो आदमी तो नहीं हो सकता, वो जानवर है, और उस जानवर को मिनेजरी में कैद कर दो। मैंने तो यूँ लिंक किया था भाई। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय ए कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर द रिलीजियस वॉज। भाई ये जो नेपाल में ये नहीं होते, क्या कहते हैं इनको, भिक्षु वगैरह होते हैं, ब्राउन ब्राउन सी इनकी झोपड़ी होती है, उनको मॉन्क कहते हैं। और ये जहाँ पर रहते हैं भाई उस जगह को कहते हैं मोनेस्ट्री। देखो पिक्चर से भी चीज़ें याद किया करो। अब ये मॉन्क, मेरे को मॉन्क पढ़ते ही वो पिक्चर दिमाग में आ गई लिंक मेथड से, इस तरीके से याद रखा है। नेक्स्ट आता है ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसे कहते हैं बच्चों मोर्ग। देखो जब किसी बस वगैरह का एक्सीडेंट हो जाए, भाई बहुत सारी डेथ्स हो गई लार्ज क्वांटिटी में,
बाढ़ वगैरह आ गई या बहुत सारी डेथ्स हो गई, उस टाइम पे क्या होता है, डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी की डेथ हो गई तो भाई उसका रिलेटिव उसे देखने तो आएगा, उसके बारे में पूछना है कि वो बंदा है कहाँ। तब उसकी शव पहचान करने के लिए उसे शव गृह में भेजते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं बच्चों मोर्ग, उस जगह को बोलते हैं मोर्ग, जब वो आइडेंटिफाई के लिए एक प्लेस पर बॉडीज़ रखी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया ए पीस ऑफ एनक्लोज लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज और कार्ड ऑर्चर्ड। भाई इस वर्ड को ना, ऑर्चर्ड एक वर्ड होता है यही ऑर्चर्ड, इसका मतलब होता है जब फ्रूट ट्रीज हो। जब फ्रूट ट्रीज हो तब तो ये वर्ड लगेगा, और जब सिंपल ट्रीज हो बच्चों तो एक वर्ड लगता है ग्रूव। इसे भी याद कर लेना, दोनों वर्ड्स को लिंक करके याद कर लेना। तो यही थी मेरी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, और इसे शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।